कंसेप्ट्स। और आज मैं सीए मनु गोयल और आज हम बात करेंगे कंपनी क्या होती है और कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर है। सो आइए चलते हैं डिस्कशन के ऊपर। सो कंपनी का मतलब क्या है? जो वर्ड है कंपनी, ये टू लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है। एक है कम, कम का मतलब विद और टुगेदर, एक साथ, और पनीस का मतलब होता है ब्रेड। सो कंपनी का मतलब क्या हुआ? सिंपली कि एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्संस जिसमें सारे लोग एक साथ अपना खाना लें। पर हम जनरली अगर इसको लेमैन में डिफाइन करें कंपनी को, तो कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो कि बनी है कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे क्या हर एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ बनती है, क्या वो सही में कंपनी कहलाती है एज पर दी कंपनीज एक्ट? क्या उन सभी एसोसिएशंस के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? चलिए तो बात करते हैं। जस्टिस लिंडले जी ने जो बहुत ही अच्छा डिफाइन करा कि कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जिनमें वो सारे पर्संस क्या करते हैं, मनी या मनीज वर्थ, मतलब या तो वो सीधा पैसा ले आए या फिर वो इन काइंड ले आए, रिसोर्सेज ले आए। ठीक है, और वो सारे रिसोर्सेज को पूल कर लेते हैं, मनी को पूल कर लिया और उसको यूज करते हैं कुछ कॉमन ट्रेड या बिजनेस को पर कैरी आउट करने के लिए। और फिर वहां से जो प्रॉफिट और लॉसेज आते हैं उनको शेयर करते हैं इन प्रपोर्शन टू दी देयर शेयर होल्डिंग। सो ये जो कॉमन स्टॉक है जो ये सब लेकर आए मिलाकर, इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल ऑफ दी कंपनी। और जो पर्संस कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ दी कंपनी। प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल इन विच द मेंबर इज एंटाइटल, मतलब इसका मतलब क्या है कि हर इंसान ने कैपिटल लगाई हुई है, हर एक इंसान क्या लेकर आया हुआ है? अपना अपना शेयर लेकर आया हुआ है, या हम ये कह सकते हैं हर किसी का कंट्रीब्यूशन होगा। और ये जरूरी नहीं होता हर केस के अंदर या हर कंपनी के अंदर कि हर मेंबर जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन दे। तो जितना जितना ये कैपिटल लेकर आएंगे तो उस प्रपोर्शन में इनको प्रॉफिट की या लॉसेस की हिस्सेदारी मिलेगी। तो दैट एंटाइटलमेंट, दैट प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज नोन एज दी शेयर। और ये जो शेयर्स होते हैं ये हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, आप जब भी कंपनी बनाएंगे हर कंपनी के केस में शेयर्स जो ट्रांसफरेबल होते हैं। और कंपनीज को अगर हम मेजरली दो काइंड्स में अगर क्लासिफाई करें तो एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के केस में हमेशा शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं कि अगर एक मेंबर है उसने पहले कंपनी के अंदर कैपिटल लगाई है, शेयर्स मिले हैं उसको, तो वो इजीली अपने शेयर्स बेच सकता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स ट्रांसफरेबल तो होते हैं, ठीक है, प्रोहिबिटेड नहीं है, ट्रांसफरेबल है, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, वो आगे जाके हम कवर करेंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब पब्लिक कंपनी के अंदर फ्रीली ट्रांसफरेबल और प्राइवेट कंपनी के अंदर ट्रांसफरेबल है बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड मोड। आइए अब जो सेक्शन जो ने डिफाइन करा, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अब वहां पे क्या डेफिनेशन दी गई है कंपनी की? वहां पे कैसे डिफाइन किया गया है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यहाँ पे तो साफ साफ जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब इन्होंने तो बात वापसी वही डाल दी ना कि कंपनी मीन्स अ कंपनी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कंपनी का जो मीनिंग समझना है वो जस्टिस लिंडले जी ने जो डिफाइन करा था वो सबसे एक्यूरेट मीनिंग था। ये कह रहे हैं वहां पे उन्होंने क्या बताया था? एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु कंट्रीब्यूट टू अ कॉमन स्टॉक फॉर अ कॉमन पर्पस और टू कैरी आउट कॉमन बिजनेस। तो वो डेफिनेशन लेके चलिए एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है, पर हर कंपनी कंपनी नहीं कहलाएगी एज पर कंपनीज एक्ट जब तक वो कंपनी कहां पे इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड ना हुई हो, कंपनीज एक्ट के अंदर या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए अंदर के लिए बनी है या फिर उनका जो बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन है, पर वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस या वो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी तभी कहलाएगी जब वो या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर।
ठीक है। अब ये प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या हुआ? प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब या तो कंपनीज एक्ट, कोई ऐसा कंपनीज एक्ट जो कि कब चलता हो, 1866 कंपनीज एक्ट जो था उससे पहले पहले चलता हो, या फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, या फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, या फिर द कंपनीज एक्ट 1956। तो इनमें भी जो कंपनीज बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है या रजिस्टर्ड हुई है, उनको भी हम क्या मान के चलेंगे? कंपनी एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? ब्रीफ में समझते हैं। हर एसोसिएशन ऑफ पर्संस कंपनी नहीं होती। कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से वही कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। आगे चलते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 किस किस के ऊपर और कहां कहां और कब से एप्लीकेबल हुआ? तो कंपनीज एक्ट एज पर दी सेक्शन, अगर हम 1 पे जाएं, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका टाइटल क्या होता है? टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो कंपनीज एक्ट को हम बोलते हैं द कंपनीज एक्ट 2013, ये तो टाइटल हो गया, शॉर्ट टाइटल। अब ये एप्लीकेबल कहां तक होता है? ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, मतलब पूरे इंडिया में जो कंपनीज बनी है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में, उन सभी पर ये कंपनीज एक्ट लगता है। और कंपनीज एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ था? 30 अगस्त 2013 से। ठीक है, इसके सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हुए थे तब, पर जो सेक्शन 1 है वो एनफोर्सेबल कब से हो गया था? सेक्शन 1 कब से एप्लीकेबल हो गया था? 30 अगस्त 2013 से। अच्छा, जो कंपनीज एक्ट है ये 2013, इसके प्रोविजंस किस किस के ऊपर लगेंगे? वो सारी कंपनीज के ऊपर जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट का मतलब 2013 वाला एक्ट, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ मींस 1956 वाला, 1866 वाला। ठीक है, वो सारे प्रीवियस कंपनी लॉ। इंश्योरेंस कंपनीज पर भी, इंश्योरेंस कंपनीज पर भी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस अप्लाई करते हैं, लेकिन वो सारे प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, या फिर IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के जो प्रोविजंस है, अगर उनके साथ कुछ प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट है, तब कंपनीज एक्ट 2013 के वो वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA एक्ट 1999 में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रोविजंस दिए हुए हैं, प्लस फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 के अंदर फॉर्मेट दे रखा है बैलेंस शीट और P&L का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रखा है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA एक्ट 1999 में जो फॉर्मेट दे रखे हैं वो फॉलो करने हैं, शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना। 2013 एक्ट का शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना, क्योंकि जो फॉर्मेट है IRDA एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट में वो डिफरेंट है शेड्यूल 3 वाले एक्ट से। ठीक है, ऐसे ही बैंकिंग कंपनीज को भी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 के वो सारे प्रोविजंस लगेंगे, लेकिन वो वाले प्रोविजंस छोड़ देंगे जो कि इनकंसिस्टेंट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजन से। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पर भी कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस लगते हैं, लेकिन हम वो सारे प्रोविजन छोड़ देंगे जो कि इन कॉन्ट्रावेंशन है या फिर हम कहें इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अच्छा, जो आपका ये कंपनीज एक्ट है 2013, ये उन बॉडी कॉर्पोरेट्स पे भी लगता है जिनको नोटिफाई कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। जैसे ITC लिमिटेड है, आपको पता है बड़ी फेमस कंपनी है। ठीक है, तो ITC लिमिटेड जो है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 24 अगस्त 1910 अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 के अंदर। ऐसे ही अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1983 के अंदर अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों कंपनीज प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर तब भी क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस।
कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। तो वो कौन कौन सी है? मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, 2 एग्जांपल्स लिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक और है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये दोनों ही की दोनों क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन इनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस लगेंगे क्योंकि इन दोनों को नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने।